कभी नहीं कहा कि हम नेता बनेंगे। प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पे आप वोट दीजिए। ना अभी कभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जिंदाबाद वो कहते हैं। प्रधानमंत्री को सहयोग किए, अपना कंधा लगाया तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। लगभग 9 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री को सहयोग किया अपनी रणनीति से, तो वो मुख्यमंत्री बने। सपना दिखाएं प्रशांत किशोर जी, और जो काम होगा वो संगठन तय करेगा। पता नहीं संगठन में कैसे लोग हैं, क्या नहीं, वो तो हम जानते नहीं हैं। वो भाग कहाँ रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमको अगर बोला जाएगा कि हम तेजस्वी के खिलाफ लड़ना है तो हम वहाँ से लड़ लेंगे। आप तय कीजिए जहाँ से लड़ना है, वहाँ से लड़ के दिखाएं। अब आप राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं और अयोध्या हार रहे हैं, तो विश्वास की कमी तो कहीं ना कहीं है ही रही कि नीतीश कुमार जी क्या थे और कहाँ चले आए हैं। आज के डेट में उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो हर एक स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि अब हम इधर उधर ना करेंगे, हमसे गलती हो गया है। यानी कि जिनको भी हमने मदद किया है, यानी कि मोदी जी को आपने मदद किया तो मोदी जी से आप पैसा मांग रहे हैं, नीतीश जी को आपने मदद किया तो नीतीश जी आपको। हमने बीजेपी को मदद किया तो जरूरी नहीं कि हम बीजेपी के पास जाएं। अगर हमने ममता बनर्जी को मदद किया, हो सकता है हम उनके पास जाएं। हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं बंटी यादव जी, जो कि जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज किस तरह से अपनी भूमिका निभाने जा रही है, पूर्णिया में क्या स्थिति रहेगी, कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इनका जो विज़न है जनता के लिए वो क्या है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। बंटी यादव जी हैं। बंटी यादव जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, एक नई उम्मीद के साथ आपने और प्रशांत किशोर जी ने, तमाम लोगों ने, जो टीम के लोग हैं, तमाम लोगों ने जन स्वराज को लाया है। अब लोगों को ये लग रहा है कि एक नई उम्मीद है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये भी है कि क्या सही में जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो पूरा होगा, या फिर ढाक के 3 पात वाली बात होगी। नेता जिस तरह से आते हैं, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, वही बात हो जाएगी। लोगों में एक कन्फ्यूज़न सी स्थिति उत्पन्न है। कैसे विश्वास जीतेंगे उनका? देखिए, सबसे पहले तो आप सामने वाले के क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठाने से पहले ये सोच लीजिए कि जो बोल रहा है वो कौन है। प्रशांत जी पिछले 10-12 सालों से इस देश में प्रधानमंत्री को सहयोग किए, अपना कंधा लगाया तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। लगभग 9 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री को सहयोग किया अपनी रणनीति से, तो वो मुख्यमंत्री बने। तो मेरे कहने के पीछे आप ये समझ लीजिए कि उनके साथ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर वो कह रहे हैं कि वो कोई सपना नहीं दिखा रहे हैं। आपने कहा कि एक सपना दिखा रहे हैं, वो ढाक के 3 पात, वो कोई सपना नहीं है, वो उनका अनुभव है। और सबसे बड़ी बात कि अभी वो पार्टी बनी नहीं है, जन स्वराज अभी पार्टी नहीं, अभी एक मुहिम है। और ये मुहिम पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव जा कर के, लोगों के बीच में जा कर के और उनकी ज़रूरत को समझ करके तब उन्होंने निर्णय लिया है कि नहीं, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक सिर्फ सत्ता परिवर्तन से जो है वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बोल रहा है, सपना दिखा रहा, और हम वास्तविक स्थिति को जान करके और उसके ऊपर अपना पूरा मॉडल तैयार करके हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे हम काम करेंगे, उस आधार पे हम कह रहे हैं, हम सिर्फ कोरी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी को एक लंबा अनुभव है, उन्होंने एक मुहिम के तहत प्रधानमंत्री को जिताया, कई राज्य में जो लोकल वहाँ की राज्य सरकार है उनको सपोर्ट किया, वो सत्ता में आए और उनकी सरकार बनी। तो इनको ये लग रहा है कि नहीं, अब जब तक सरकार में नहीं हम खुद आ जाते हैं तब तक जो ज़मीनी हकीकत है उसको बदलना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। तो हम क्या ये माने
कि प्रशांत किशोर जी का जो अनुभव है वो उतना अनुभव नहीं है कि किसी आदमी को परख ले ये आदमी जो कह रहा है वो वैसा करेगा नहीं। जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने काम किया, उनको जिताने के लिए एक विज़न बनाया, आदर्श सारा काम किया। अब उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सही काम नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने खुद का काम किया, उनको अब लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी सही काम नहीं कर रहे हैं। कई और राज्यों के लिए उन्होंने काम किया, अब उनको लग रहा है कि सही काम नहीं कर रहे हैं। ये दूरदर्शिता की कमी नहीं दिख रही है आपको प्रसाद किशोर जी? ये दूरदर्शिता की कमी नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि जिस वक्त वो एक राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में थे, वो उस वक्त अपना एक आप कह सकते हैं कि जॉब कर रहे थे। जब आप किसी को सलाह देते हैं तो सामने वाले को जज नहीं करते हैं। अब मान लीजिए हम किसी केस के सिलसिले में एक वकील के पास जाएं तो हम उससे कानूनी सलाह लेते हैं और वो हमको कानूनी सलाह ये देते हैं कि भाई ठीक है हम इनको सलाह दे रहे हैं और उस एवज में जो है हम अपना उनको पेमेंट करते हैं। तो ये जग जाहिर है कि उन्होंने जो काम किया था वो उस वक्त एज ए एडवाइज़र काम कर रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि सामने वाले जो हैं हम उनको अगर सलाह दे रहे हैं तो वो कैसे व्यक्ति वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो उनके कार्यकाल के समय में, यानी कि उस समय वो जॉब कर रहे थे, उस समय उनको देश समाज से मतलब नहीं था। उस समय उनको अगर देश समाज से मतलब नहीं था, ये कहना भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं सोच तो थी देश की, लेकिन प्राथमिकता अगर देश की सोच होती जी तो गलत लोगों को गलत आप नहीं कह सकते हैं, या फिर हाँ अगर आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो सोच करके मदद किया था उसमें उनको निरंतर असफलता हाथ लगी कि भाई हमने इनको मदद किया और उस हिसाब से नहीं तो कर मानेंगे कि प्रशांत किशोर जी की ये दूरदर्शिता की कमी है। हाँ, आप ये बात को अगर आप घुमा के कह रहे हैं तो दूरदर्शिता की कमी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एज अ प्रोफेशन डील किया था, अंतर इतना ही है। नहीं प्रोफेशन वाली लेकिन बात, आज के डेट में चूँकि वो बिहार से हैं, बिहार की मिट्टी से पले बढ़े हैं, यहाँ के सरकारी स्कूल में वो पढ़े हैं और कहीं ना कहीं अब बिहार के प्रति उनका कुछ करने का अगर सोच रहे हैं तो फिर उनका पूरा का पूरा जो है वो सोच ही अंतर आ जाएगा ना। अच्छा, आप लोग पार्टी से जुड़े हुए, आप तो जिला अध्यक्ष हैं, विज़न तो शेयर किया ही होगा कि हमारा क्या विज़न है, कैसे बदलेगा बिहार, क्या क्या किया जा सकता है। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी इतना रुपया खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं, थोड़ा ये भी बताएं। तो आप थोड़ा विज़न बताइए और थोड़ा जो खर्च हो रहा है ये भी बताइए कैसे आ रहा है। नहीं, विज़न बताएं या खर्च हो रहा है, दोनों बता दीजिए। देखिए, खर्च जो हो रहा है वो पिछले 2 साल से गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि भाई मेरा जो पैसा है वो एक एक पैसा ऑडिटेड है, जितना खर्च हम कर रहे हैं वो चेक से कर रहे हैं। इस वजह से अभी तक उनके ऊपर कोई प्रश्न सरकार के तरफ से नहीं उठ पाया। वो तो ठीक है, चेक आ रहा है, वो चेक पब्लिक के नज़र में नहीं आ रहा। हम चाह रहे हैं कि अपनी जुबान से आप बताएं, पब्लिक भी समझे कि पैसा आ कहाँ से रहा है। पैसा आ कहाँ से रहा है ये तो उन्होंने क्लियर कहा है ना कि भाई जिनको हमने मदद किया है आज तक, जिनको भी मदद करने में कंधा लगाया है, हम उनसे मांग रहे हैं। और अभी उन्होंने क्राउड फंडिंग की भी बात की है कि हम तो जनता से पैसा, यानी कि जिनको भी हमने मदद किया है, यानी कि मोदी जी को आपने मदद किया तो मोदी जी से आप पैसा मांग रहे हैं, नीतीश जी को आपने मदद किया तो नीतीश जी आपको। अब ऐसा थोड़ी होता है कि 5 व्यक्ति को मदद किया तो पांचों आपको पैसा दे दे। ऐसे में जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी का बी टीम है, तब तो एक तरह से आप इसको मतलब प्रमाणित कर देंगे। तो आप मेरी बात नहीं समझे, हम क्या कह रहे हैं कि हमने जिनको मदद किया तो ज़रूरी थोड़ी कि हम आप ही के पास जाए। अगर हमने बीजेपी को मदद किया तो ज़रूरी नहीं कि हम बीजेपी के पास जाएं। अगर हमने ममता बनर्जी को मदद किया, हो सकता है हम उनके पास जाएं। ठीक है, तो आप ये कहना कि बी टीम है, हम बीजेपी से मदद ले रहे हैं, कह रहे हैं। आपने जो बातें कही कि हमने जिनका मदद किया, हम उनके पास मदद के लिए जा रहे हैं, और आप मदद जिनका भी किया है उसमें से पहला नाम आपने प्रधानमंत्री का ही लिया, और देश में उनकी सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। तो आप उनके पास नहीं गए होंगे
ये सवाल तो उठता है कि उनके पास आप जब कह रहे हैं तो गए ही होंगे, या फिर नहीं भी गए होंगे तो आप बता दीजिएगा उनके पास नहीं गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे सोच के साथ जिनका सोच मैच करेगा हम उन्हीं के पास जाएंगे। हमारे सोच है कि हम बिहार को कैसे बदलें। अच्छा, आपकी सोच के साथ, आपकी पार्टी की सोच ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात का मतलब ये लगा रहे हैं कि अगर हमने मुख्यमंत्री को मदद किया तो मुख्यमंत्री से ही मदद ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक राज्य में आप समझिए बात को, जब भी चुनाव होता है तो वहाँ पे मदद करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोग भी आगे आते हैं। हो सकता है कि हम उनसे मदद ले रहे हैं, ठीक है, और हम बिहार में कुछ करना चाहते हैं, हमने आपके राज्य में कुछ अच्छा किया है, अगर आप उससे प्रभावित हैं तो आप हमारी मदद करेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल विजन किसी पार्टी से आपका करीब है, किसी पार्टी से मैच कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल ये महात्मा गांधी की सोच पर है, जिस वजह से जन सुराज नाम रखा गया है। नहीं, इसीलिए हमारा ये सवाल है कि आपने कुछ देर पहले ये भी कहा कि हमारी सोच जिससे मिलेगी हम उनके पास जा सकते हैं। हो सकता है ममता बनर्जी से मिले तो उनके पास जा सकते हैं, तो हो सकता है कि जन स्वराज का जो विजन है वो ममता बनर्जी से मिल रहा है क्या? ममता बनर्जी के सोच से नहीं, हमने ये कहा जो हमारे इस सोच से सहमत है कि हम बिहार में कुछ करें, हम उनके पास जा रहे हैं। हो सकता है कि बिहार के ही लोग ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में कुछ अच्छा हो सकता, पर तो वो लोग मदद कर रहे हैं, तो वो मदद कर रहे हैं। और पब्लिक जो है वो क्राउड फंडिंग का आपको पता ही है कि क्राउड फंडिंग की तरफ से भी काफ़ी मदद आ रही है और वो पोर्टल पे है, ऐसा भी नहीं है कि वो चलिए। तो रुपया कहाँ से आ रही है ये वाली बात हो गई, इसको अब यहीं विराम करते हैं। अब ये बताइए कि बिहार के विज़न के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो विज़न है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ज़रूरत क्या है बिहार को। ज़रूरत क्या है आपके हिसाब से बता दीजिए। हमारी जो ज़रूरत है हम उसी हिसाब से आपके लिए काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी जब गांव-गांव जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि जो आम पब्लिक उनके पास आती है, जो जनता आती है, उसमें युवा वर्ग है ही नहीं, चाहे वो गरीब में हो या संभ्रांत परिवार में हो। पूछे जाने पे एक ही सवाल का जवाब मिलता है कि बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं, पलायन काफ़ी है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पलायन का है। उसके बाद शिक्षा का अभाव है, लोग शिक्षा के अभाव में यहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फिर एक मज़दूर जो है वो मज़दूर को ही पैदा कर रहा है, तो पलायन ख़त्म नहीं होगा। अगर एक मज़दूर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा तो होगा क्या, फिर वो मज़दूरी करेगा। हमारे यहाँ पर उद्योग है नहीं, हमारे यहाँ लोकल स्तर पे कोई भी काम है नहीं, तो क्या करेगा वो, फिर पंजाब, दिल्ली और हरियाणा जा रहा है। यानी कि आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे जाते जाते जो उनका वास्तविक स्वरूप होता है वो बदल जाता है। इसके पीछे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं शासन की पकड़ कमज़ोर हो रही है। अब आप आ जाइए, अगर आप वृद्धा पेंशन दे रहे हैं तो गांव में 400 रुपया आप वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। 400 रुपये में क्या किसी भी तरह से पॉसिबल है कि एक वृद्ध जो है वो एक महीने का अपना खर्चा निभा ले? तो जैसे जैसे ये गांव के अंदर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा स्थिति खराब है। तो उस हिसाब से इन्होंने मॉडल तैयार किया है, उस हिसाब से ये वादा कर रहे हैं। आपको पता ही कि इन्होंने कह दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है 2025 में, तो अगले बार जो छठ के मौके पे हमारे बिहारी समाज से लोग बाहर जाके रहते हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हों, जब वो वापस आएंगे तो हम उनको दोबारा काम करने के लिए नहीं जाने देंगे। इस बात की वो गारंटी ले रहे हैं कि हम 2 साल के अंदर में जो ये मजबूरी वाला पलायन है, और पलायन जो है सिर्फ आप मज़दूरों का नहीं हो रहा है, हमारे आपके घर में भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जब बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो हमारे बौद्धिक पलायन भी हमारा हो रहा है। हमारे बच्चे जब बाहर पढ़ते हैं तो वो कहते हैं हम वापस जाके वहाँ क्या करेंगे। पीछे घर में माँ बाप को छोड़ के बाकी कोई नहीं रह रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए
कि पूरे देश में जो क्रेडिट रेशो है, जिसको बैंकों में कहते हैं CDR रेशो, वो 70 से 90%। यानी हम जितना पैसा जमा करते हैं बैंकों में, वो पैसे के आधार पे बैंक को 70 से 90% हमको ऋण के स्वरूप में वापस बैंक करती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पूरे देश में जहां 70 और 90% के बीच में है CDR रेशो, बिहार में 53% और लालू जी के समय में तो 40% था। यानी कि हमारा पैसा और हमको नहीं मिल रहा है, बाकी पैसा हो क्या रहा है, वो उन राज्यों में ट्रांसफ़र हो रहा है जहाँ पे उद्योग है। यानी हमारा मजदूर का पलायन, हमारी बुद्धि का बौद्धिक पलायन हो रहा है और हमारा आर्थिक पलायन भी हो रहा है। यानी हमारा पैसा इस्तेमाल हो रहा है दूसरे राज्यों में जा कर के। तो इन सब के ऊपर में, और सिर्फ ये प्रशांत किशोर जी नहीं, प्रशांत किशोर जी के टीम के साथ इंटरनेशनल लेवल के कई इकोनॉमिस्ट हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं। वो इसका उन्होंने इलाज बताया है कि भाई हम पलायन कैसे रोकेंगे। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। जो आपने कहा कि एक सपना दिखा रहे हैं, वो सिर्फ सपना नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो कम से कम ब्याज दर पे हम यहाँ पे सरकार की गारंटी पे यहाँ के युवाओं को रोज़गार के लिए पूंजी उपलब्ध कराएंगे, ताकि 10,000 15,000 की नौकरी के लिए वो बाहर नहीं जाए, अपना कारोबार करें और जीवन यापन कर सकें। तो इस तरह से उनके सोच के साथ एक मॉडल भी है, सिर्फ वो वादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा अभी, चूँकि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गांव घर में तो लोगों से मिलते ही रहते हैं। कई बार हम लोगों ने भी देखा है कि अगर किसी को आप कहते हैं कि ठीक है पूंजी ले लो, बिजनेस करो या कोई काम करो, तो उनमें वो टैलेंट नहीं है, उनको ये आत्मविश्वास नहीं है कि हम बिजनेस करेंगे तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। उनको ये लगता है कि शायद हम काम करके जो मजदूरी हमको प्राप्त होगा उसी से मेरा काम बेहतर तरीके से चलेगा, वो ज़्यादा सेफ है। तो जब तक आपका जो आप लोगों का मनोबल को उस तरह से मजबूत नहीं करेंगे, उसको उस तरह से टैलेंटेड नहीं करेंगे, तो लगता है कि अगर किसी को आप लोन भी दे देंगे तो बिजनेस उसका सक्सेस हो जाएगा। आप पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या कहा है कि रोज़गार में हम यहाँ से सहयोग करेंगे, हम बैंक से ऋण दिलाएंगे। मेरा भी एक व्यापार है, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ 30-35 परिवार के बच्चे भी काम कर रहे हैं। तो ये 30-35 बच्चे तो बाहर नहीं कहीं जा रहे हैं। उसी तरह अगर हम हर एक जगह, हर एक गांव में, कस्बे में इस तरह के रोज़गार का व्यवस्था करा दें, तो उनके साथ जो अनस्किल्ड हैं वो तो जुड़ेंगे। वो बाहर क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको वर्क नहीं मिल रहा। अगर वर्क मिल जाएगा तो वो बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि अगर उद्योग लगाने की ज़रूरत है तो उद्योग लगाएंगे, या फिर और किसी तरह का काम करने की ज़रूरत है, व्यवसाय को डेवलप करने की ज़रूरत है, छोटे छोटे तो वो करें लेवल पे जा कर के छोटा ही उद्योग हो, ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें रोज़गार मिल सके। तो ये आप, अगर आपकी सरकार बनती है तो निश्चित इसके ऊपर निश्चित करेंगे। अच्छा बड्डे जी, व्यक्तिगत आपसे मेरा एक सवाल है। आपने जन स्वराज पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और जिलाध्यक्ष आप हैं, आपको चुना गया है। क्या खास दिखा है प्रशांत किशोर जी में या इस पार्टी में, इसकी विचारधारा में, जो आपने इतना बड़ा पद संभाला है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशांत किशोर जी से जुड़ने से पहले मैंने प्रशांत किशोर जी के पूरे मॉडल को समझा है, वो किस तरह काम करेंगे और कैसे अपनी बातों को वो सच्चाई में परिवर्तित करके देंगे। उस बात को पहले समझना पड़ेगा, और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा वो जनस्वराज के साथ अपने आप आ जाएगा। आप देख रहे होंगे जो ये मुहिम चल रहा है अभी जनस्वराज का, अभी पार्टी नहीं बनी है, 2 अक्टूबर, ज़्यादा दिन नहीं है, 1 करोड़ सदस्य
इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग जो इनके सोच को, जिन्होंने इनके पूरे प्लान को समझा है, वो जब इनको समझ लेते हैं तो अपने आप इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये पहली ऐसी पार्टी बनेगी इस देश में जो पहले सदस्य बना रही है, उसके बाद पार्टी का स्वरूप तय होगा। और वो स्वरूप भी जो तय हो रहा है अभी पूर्णिया में, पूरे बिहार लेवल पे, पूर्णिया में ही नहीं, जो संविधान होगा पार्टी का, वो भी पब्लिक से पूछ करके बनाया जा रहा है कि किस तरह का प्रावधान होना चाहिए। जगह जगह कैंप लग करके हो रहा है। अभी 3 दिन पहले रुपौली में हुआ है, उससे पहले बाईसी में हुआ है। तो इसमें जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। ये देखिए, ये तो बहुत सारी पार्टियां भी कहती हैं कि आपका जो मुद्दा है हम उस पर काम करेंगे, लेकिन ये मुद्दा तब तक चलता रहता है जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाता है। नहीं, सरकार बनने के बाद समझिए, अंतर समझाइए। अंतर समझिए। चूँकि आप मीडिया में हैं, आपसे ये छिपा हुआ नहीं है कि आज महीना दिन या 2 महीने से जनस्वराज आपके क्षेत्र में है। ये लगभग 2 साल से आप देख रहे होंगे कि जनस्वराज की एक टीम जो है वो काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। वो क्या कर रही थी यहाँ पे? सर्वे ही कर रही है। सर्वे कर रही थी। तो सर्वे का आधार जो है इनका, और ये जो बात कह रहे हैं कि आप जो हर एक पार्टी कहती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इनका क्या कहना है कि हम स्टेट लेवल पे क्या करेंगे वो अलग जगह है, वो अलग चीज़ है। हर एक स्टेट का एक अपना दर्द होता है, एक अपनी ज़रूरत होती है। हम पंचायत लेवल पे जा कर के और ये जारी करेंगे कि पूर्णिया में अगर ये पंचायत है, इसकी अपनी क्या ज़रूरत है, वो भी सर्वे उन्होंने करा लिया है। यानी हम ग्रास रूट लेवल पे जाके देख रहे हैं कि इस पंचायत में शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, या फिर कई और ज़रूरतें हैं, सड़क नहीं है, पुलिया नहीं है। तो हम इसको एक वाइड स्क्रीन में देखें तो छोटे ज़रूरतों को जब हम एनालाइज करेंगे और उसमें जो कॉमन होगा वो हमारा कॉमन एजेंडा होगा। उसके साथ साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक पंचायत का जो एजेंडा होगा वो अलग होगा। तो ये आपका पार्टी का विज़न है, इस हिसाब से काम किया जाए। जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जी ने साफ कह दिया है कि अगर मेरी पार्टी या जनस्वराज जो है, उनका जो मुहिम है, इसके उम्मीदवार जीत जाते हैं, सरकार बनती है, तो वो नेता नहीं बनेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कुछ पता है आपको? अभी तो पार्टी का गठन नहीं हुआ है, तो आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। उन्होंने, लोगों ने, चूँकि उनके विजन की बात है, सपने वो दिखा रहे हैं, सारा कुछ वो कह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर कौन करेगा काम? अभी आपको बताया ना कि जब संविधान जो है वो जनता तय कर रही है, तो ये भी जनता ही तय करेगी। जो हमारे संस्थापक सदस्य होंगे। नहीं, हम देखिए, हमारा सवाल दूसरा है। हमारा ये कहना है कि विजन आपके पास है, हमको विश्वास आप पर है, हम आपके नाम पर वोट करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो हमसे वादा किया है आप खुद पूरा करें। लेकिन किशोर जी के नाम पे नहीं हो रहा है वोट, जनस्वराज के नाम पे वोट होगा। और जनस्वराज के वो संस्थापक है, शिल्पकार है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम नेता बनेंगे। प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पे आप वोट दीजिए ना। अभी कभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जिंदाबाद वो कहते हैं। अच्छा, ये जनस्वराज और प्रशांत किशोर जी दोनों अलग अलग चीज़ें? बिल्कुल नहीं है, एक ही ना है। बिल्कुल एक है, लेकिन जहाँ नेता बनने की बात है, वही बात हम कह रहे हैं। हम उन पर विश्वास करके आप जुड़ रहे हैं, कोई भी जुड़ रहा है, तो प्रशांत किशोर एक ब्रांड है। जनस्वराज तो उसके बाद आया, प्रशांत किशोर एक ब्रांड है, लोग का भरोसा उन पर है। प्रशांत किशोर जी के साथ नहीं, हम लोग प्रशांत किशोर जी के सोच के साथ है, और सोच की उत्पत्ति जनस्वराज है। सही बात है, तो उनकी सोच के साथ है, उनकी सोच पर वोटिंग होगी जी। और जो सोचने वाले लोग हैं उनके हाथ में सत्ता पावर नहीं रहेगा। वो कहते हैं हम कुछ नहीं बनेंगे, अब दूसरे आदमी को थमा देंगे, फिर वो क्या करेगा नहीं करेगा, तो फिर ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो जा रही है। कहाँ से कन्फ्यूजन होती है? जब अगर आप ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो जनता चुनती है वो गलत नहीं चुनती है, तभी तो डेमोक्रेसी है।
तो उसी तरह ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो जो एक विधायक भी, सुन लीजिए, एक विधायक भी जो चुन के आएगा वो पार्टी उसको टिकट नहीं देने जा रही है, पार्टी सिर्फ नाम जारी करेगी हर एक क्षेत्र में कि भाई संजय बाबू चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उस क्षेत्र की जनता बताए कि ये कैसे व्यक्ति हैं, तभी जाके उनका टिकट फाइनल होगा। हम आपके ऊपर थोपने नहीं जा रहे, नहीं कह रहे टिकट फाइनल आखिर करेंगे ना आप? हाँ बिल्कुल करेंगे। जन स्वराज के जो संस्थापक हैं, जो टीम के लोग हैं, तमाम लोग करेंगे ना। वो तो पार्टी बनने के बाद जो पार्टी उम्मीदवार आप उतारेंगे ना? हाँ बिल्कुल उतारेंगे। और आपने खुद कहा कि संस्थापक इसके प्रशांत किशोर जी हैं, उनकी सोच है, उनकी सोच के मुताबिक हमें बहुत अच्छा लगा, विजन लगा, तो हम लोग जुड़ते चले गए और उनकी सोच के साथ आप लोग हैं। और उन्होंने ही बयान दे दिया हमारी सोच ये है लेकिन हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो उस सोच को कंप्लीट कौन करेगा, आप बताइए। जो अभी पार्टी 2 अक्टूबर को बनेगी तो उसमें राज्य स्तर से लेकर के आपको पंचायत स्तर तक पार्टी संगठन होगा, वो संगठन तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री। सपना दिखाएं प्रशांत किशोर जी, और जो काम होगा वो संगठन तय करेगा। पता नहीं संगठन में कैसे लोग हैं, क्या नहीं, वो तो हम जानते नहीं हैं। अब संगठन में ऐसे लोग हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, यानी कि हम ये तो माने, हमारे पार्टी का तो हम ये माने तो टैग लाइन है, आप देख लीजिए। हाँ। सही सोच, सही लोग और सम्मिलित प्रयास। तो हम लोग ये माने कि वोट भले ही प्रशांत किशोर जी के नाम पे हो या जन स्वराज के नाम पे हो, तय करेंगे बंटी यादव जी। क्या करना तय करेंगे जो पार्टी के, मतलब वही संगठन के लोग होंगे, संगठन के लोग जी, यही नजर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको विश्वास, अभी आप समझ लीजिए कि जन स्वराज को वोट दे रहे हैं, तो आपके लिए जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो प्रशांत किशोर जी भी एक पार्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो टीम के लोग हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि संगठन तैयार होता है और संगठन ये कहता है कि नहीं प्रशांत किशोर जी को चुनाव लड़ना है, तो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे। ये तो संगठन तय करेगा। तो मना कर दिया नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि हम नेता नहीं बनेंगे। अगर संगठन कहती है तो हम क्या करेंगे। अगर संगठन का ये कहना है कि नहीं प्रशांत किशोर जी को चुनाव लड़ना है, तो संगठन के साथ रहेंगे। तो फिर देखिए, तब बात या तब फिर मतलब कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी ना। नेता का मतलब क्या है? नेता हम थोप नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जन स्वराज के नेता हैं। देखिए, तब यही कन्फ्यूजन होता है, इसको साफ करिए। प्रशांत किशोर जी ने कह दिया कि हम नेता नहीं बनेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि अगर संगठन विचार कर ले और उनको जिम्मेदारी दिया जाए तो वो निभाएंगे। इसमें अगर एक ही शब्द में दो तीन तरह का मतलब घुसा हुआ रहेगा, तब तो समझने वाले लोग समझेंगे पता नहीं, हो सकता है और भी सब तरह के प्रोजेक्ट में किस तरह का शब्द घुसा हुआ, पता नहीं कब किधर घुमा देगा उसको। कभी नहीं, वो तो स्पष्ट हम कह रहे हैं ना कि वो तो आपके सोशल मीडिया पर कई बार कह चुके हैं कि जो संगठन तय करेगा। अगर ये संगठन कहता है, मैं बनना नहीं चाहता हूँ नेता, मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन संगठन अगर कहता है कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। वो भाग कहाँ रहे? वो तो कह रहे हैं कि हमको अगर बोला जाएगा कि हम तेजस्वी के खिलाफ लड़ना है तो हम वहाँ से लड़ लेंगे। आप तय कीजिए जहाँ से लड़ना है, वहाँ से लड़के दिखा देंगे। अगर मना करेंगे तो नहीं भी लड़ेंगे। संगठन अगर कहता है कि नहीं आपको नहीं लड़ना, आपको इसी रोल में रहना है, तो इसी रोल में रहेंगे वो। यानी कि भावनात्मक तौर पे जी, आप भले ही संगठन को इस्तेमाल करें, लेकिन मन में तो जो बात है वो है, जुबान पर खुल के बातें नहीं आ रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये शीशे की तरह साफ है। जो भी उन्होंने कहा है वो स्पष्ट कह रहे हैं, उनकी नीति बिल्कुल ही क्लियर है, उसमें कहीं दो तरह की बात नहीं है। अब बंटी जी थोड़ा सा अदर लोगों से के बारे में कर लेते हैं। लालू यादव के बारे में क्या ख्याल है? जो आरजेडी है, महागठबंधन है, 15 साल शासन में रही है, कैसा काम किया? देखिए, मेरे जैसा एक व्यक्ति एक छोटे से पद पर रह करके लालू जैसे बड़े व्यक्तित्व के ऊपर कटाक्ष करे ही कहीं से शोभा नहीं देता है। रही सवाल कि उन्होंने कैसा काम किया, तो ये 1990 में जब वो आए तो मैंने दुनिया मानती है कि उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन तो करके दिखाया था, और इसके लोग कायल भी हैं। उन्होंने दबे कुचले को आवाज़ दिया था, लेकिन भोजन नहीं दे पाए। भोजन नहीं दे पाए।
चलिए ये बात, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहेंगे? अब तो जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जी क्या थे और कहाँ चले आए हैं। आज के डेट में उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो हर एक स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि अब हम इधर उधर ना करेंगे, हमसे गलती हो गया है। तो अब उनके बारे में हम क्या बोलेंगे? उनका कुछ विकास कार्य हुआ है क्या? आपको लग रहा है कि विकास किया है उन्होंने बिहार के? शुरुआती के दौर में बिल्कुल किया उन्होंने, शुरुआत के दौर में उन्होंने बिल्कुल किया, और पिछले 10-12 सालों से तो वो कभी इधर कभी उधर अपनी सरकार अपनी कुर्सी के बचाने में लगे हुए हैं। कुर्सी बचाने में ही नहीं, कुर्सी सुरक्षित कैसे रहे उसके लिए भी वो हाथ पैर अभी जोड़ रहे हैं। यानी कि अब जो है उनका मुख्य फोकस बिहार का डेवलपमेंट नहीं बल्कि कुर्सी की सेफ्टी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी उदाहरण के तौर पे 2 दिन पहले की बात है, शायद कल की ही बात है, जो एम्स में एक प्रोग्राम के में नड्डा जी बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री जी थे। मुख्यमंत्री जी नड्डा जी को कह रहे हैं कि चल के देख लीजिए कैसा वहाँ का रास्ता बना है। तो भाई आप अपने प्रदेश की चिंता ना करके आप नड्डा जी के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में कमी तो आई है। वहाँ काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के बारे में बताइए, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? 10 वर्षों तक उन्होंने संभाला देश को। आपने उनको चुन करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया है, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। हम काम के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। काम के बारे में आप अगर ये कहें कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं छवि में कमी आई है, तभी तो आप देख रहे हैं कि सीट कम हो रहा है। मतलब काम सही नहीं कर रहे हो? कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। अब आप राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं और अयोध्या हार रहे हैं, तो विश्वास की कमी तो कहीं ना कहीं है। यानी कि जो विश्वास जनता में उन्होंने जगाया था जी, उसमें कमी आ रही है, निसंदेह। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जैसे हैं, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, आत्मविश्वास उनका अच्छा है, हम इतना ही कह पाएंगे। लगता है कि प्रधानमंत्री वो कभी बन पाएंगे? अब मैंने कहा ना कि मैं इस पद पे नहीं हूँ कि मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाऊँ, लेकिन एक उस पद पे हम नहीं कह रहे, लेकिन आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। चूंकि लोग, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार तो है ही कम से कम। देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा ये आप और हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जनता कब किसको चाहे, आप भी जनता है। नहीं, हम किसी के व्यक्तित्व पे वो नहीं कह रहे, ये सवाल नहीं पैदा कर सकते। व्यक्तिगत जनता है कि नहीं? आपका पूछना है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो इसका मतलब बन पाएंगे नहीं, हमारा आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि भाई उनकी कैपेसिटी है कि नहीं। तो मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है, ये जनता के ऊपर है। जनता जब जिसको चाहेगी तब सब। कैपेसिटी कोई मतलब नहीं रखता है, जनता मतलब रखता है। बिल्कुल ही, डेमोक्रेसी में तो यही हो रहा है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो फिर तेजस्वी जी कैसे उप मुख्यमंत्री बन गए थे? तो फिर ये माने कि प्रशांत किशोर जी का जो टैलेंट है वो मतलब नहीं रखता है, जनता मतलब रखता है। प्रशांत किशोर जी का जो टैलेंट है उन्होंने साबित कर दिया है, उनको प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा है। जो टैलेंट है उन्होंने दिखा दिया है, एक जगह नहीं 10 बार दिखा दिया है, तो अब उनके ऊपर तो सवाल पैदा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो चलिए, इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया है, बट जी फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर और बातें करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और आपका अभियान बहुत अच्छा चल रहा है पूर्णिया में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो अभियान है, आप अपने अभियान में सक्सेस होइए और आने वाले 2025 का चुनाव देखते हैं आपका जो विज़न है वो जनता में कितना पसंद आता है। ये बंटी यादव जी जो कि जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं कोसी आलो के साथ और काफ़ी मजबूती के साथ रखी है। कोसी आलो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में
भोपाल, मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।